एग्जाम खिलाड़ी पवन, बिल्कुल आ जाइए जल्दी जल्दी। और अब हम आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की ओर। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, मानसिक स्वस्थता से पढ़ना है, लुत्फ उठाते हुए पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। ठीक है, मनोविज्ञान है केवल एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ही नहीं, पूरे जीवन में अपनाने के दृष्टिकोण से इसे पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत मनोविज्ञान से कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक मनोविज्ञान से हम शुरुआत करेंगे। मनोविज्ञान से शुरुआत करते हुए आ जाएंगे हम मनोविज्ञान की शाखा पर। कौन सी शाखा? शिक्षा मनोविज्ञान पर। ठीक है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान से शुरुआत करेंगे। यस, देखिएगा इधर मनोविज्ञान, और इस मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब मेरा कहना यह है कि अगर आप अपने साथ रजिस्टर और पेन लेकर के बैठेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पढ़ेंगे कैसे? जब तक मैं नहीं कहूं तब तक लिखना नहीं है, जब मैं कहूं तब लिखना है। बात समझ में आ रही बेटा? जब तक मैं नहीं कहूं नहीं लिखना है, जब मैं कहूंगी तब आपको लिखना है। जब मैं आपसे ये कहूं कि केवल कुछ नहीं लिखना, ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, तो आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। और जब मैं कहूंगी कि अब लिखना शुरू करो, तब आपको लिखना शुरू कर देना है। क्लियर? ठीक है, तो अभी आप केवल और केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। क्लियर? तो सुनिएगा पहले, कुछ नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना है, सुनना है और समझना है। क्लियर? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा। कहना है किसका? एबिंगहास का। क्या कहा एबिंगहास ने? कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा। यस, मनोविज्ञान का अतीत प्रारंभ हो जाता है 400 ईसा पूर्व से। अतीत प्रारंभ हो जाता है 400 ईसा पूर्व से। 400 ईसा पूर्व यानी शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था और शाखा का नाम था मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया है। मैं यहां भी सब कुछ लिखाऊंगी, सारी चीजें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चेक करना चाहती हूं कि आप में सुनने की क्षमता कितनी है। तो पहले मैं भी यहां कुछ नहीं लिख रही हूं, आप भी अपने रजिस्टर में भी कुछ नहीं लिखेंगे, केवल ध्यान से सुनना है और समझना है। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा। किसका कहना है? एबिंगहास का। बेटा अतीत जो है ना मनोविज्ञान का, वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। अतीत की मैं बात करूं तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को शाखा किसकी माना जाता था? दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र की एक शाखा और नाम था मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया। इसलिए आप ध्यान रखना, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु और जननी दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु और जननी मानी जाती है कौन? दर्शन शास्त्र। इतिहास की बात करें तो इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। और आपको पता होना चाहिए कि 16वीं शताब्दी में यानी 1590 में, 16वीं शताब्दी में यानी 1590 में रुडोल्फ गोकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने? रुडोल्फ गोकेल ने। किसने किया? रुडोल्फ गोकेल। ये मैंने आपसे बात की है अतीत की और इतिहास की। तो अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है और इतिहास 16वीं शताब्दी से। सिंपल ध्यान रखना। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा। किसका कहना है? एबिंगहास। यहां तक की बात क्लियर होगी? तो बिल्कुल बेटा, इस मनोविज्ञान को जो आप देख रहे हैं, इस मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। तो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि मनोविज्ञान इतना अच्छा विषय है और हम इसे मात्र एक शाखा के रूप में पढ़ते हैं, मात्र एक ब्रांच, क्यों ना हम इसे एक अलग विषय बनाएं, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनाएं। तो मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अब स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया और सबसे पहली परिभाषा क्या दी गई? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहली परिभाषा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान नामक परिभाषा अमान्य हुई। क्यों? क्योंकि आत्मा की कोई भौतिक सत्ता नहीं होती जिसे हम देख सकें। तो मनोवैज्ञानिक ये बात बताने में असमर्थ रहे कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा का रंग रूप कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है, ये बात बताने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा का विज्ञान नामक परिभाषा अमान्य हो गई। बात आपके समझ में आ रही होगी। तो चलिए, इतिहास और अतीत की बात मैंने आपसे की, ठीक है, अतीत और इतिहास की बात मैंने आपसे की, तो क्यों ना हम अतीत और इतिहास को एक बार लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अपना रजिस्टर और पेन भी उठा सकते हैं अपने हाथों में, और जैसा जैसा मैं बताती चली जाऊं, जैसा जैसा लिखती चली जाऊं, वैसा लिख भी सकते हैं। और अगर लिखने में आपकी कोई त्रुटि हो जाती है या कुछ छूट जाता है तो नो प्रॉब्लम, ऐसी कैसी पीडीएफ भी आपके पास पहुंच जाएगी। तो उसकी चिंता मत करना, चिंता केवल करनी है समझने की, कि आपके बात समझ में आनी चाहिए। लिखने की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि बेटा अपने हाथों से जब अपने रजिस्टर में लिखते हैं वही ज्ञान यहाँ स्थायी हो जाता है। यस, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। कोई भी नोट जब आप अपने हाथों से बनाते हो, अपने हाथों से रजिस्टर में लिखते हो, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए अब आप अपना रजिस्टर और पेन बिल्कुल उठा सकते हैं। तो देखिए, वापस हम बात कर रहे हैं। यस, यहां आ जाइए, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का एक परिभाषा हम लिखेंगे सबसे पहले। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है,
लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा। इतिहास बहुत छोटा। किसने कहा बच्चों? एबिंगहास। ये किसने कहा? एबिंगहास ने। ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा। ये किसका कहना है? एबिंगहास का। किसका कहना है? एबिंगहास। ठीक है, दो शब्द यहां पर आए हैं, अतीत की बात हो रही है और इतिहास की बात हो रही है। क्या कहा एबिंगहास ने? कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास से बहुत छोटा है। तो अतीत और इतिहास की बात हो रही है। तो देखिएगा इधर, अतीत की सबसे पहले बात करें तो ध्यान देना, अतीत प्रारंभ होता है 400 ईसा पूर्व से। अतीत प्रारंभ होता है कब से? 400 ईसा पूर्व से अतीत प्रारंभ हो जाता है। यस, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? किसकी शाखा? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की क्या माना जाता था? शाखा। दर्शन शास्त्र की शाखा नाम क्या था बेटा? मनादर्शन। अतीत की बात कर रहे हैं। अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था जिसका नाम क्या था? मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने, किसने? अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया। सिंपल इतना ध्यान रखना है, मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया। इसीलिए किसको? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक, ठीक है, मनोविज्ञान का जनक। वह दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। अतीत में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। अतीत में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है, अतीत में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। बेटा फोकस करो, हम अतीत की बात कर रहे हैं। अतीत में दर्शन शास्त्र की शाखा था। यह सभी मनोविज्ञान का तो जिक्र ही नहीं आया, लेकिन उसी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। तब नाम क्या था? मनादर्शन। मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक में? डी एनिमा। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। यहां तक की बात आप ध्यान रखेंगे पहले, ठीक है, यहां तक की बात आप ध्यान रखेंगे। यस, मनोविज्ञान शब्द की शुरुआत होगी बाद में, मनोविज्ञान शब्द की शुरुआत होगी, लेकिन अरस्तु को जनक माना जाता है। ठीक है बेटा, एक तो मनोविज्ञान पढ़ते समय ध्यान देना, आप अपना दिमाग लगाना बंद कर देना, अपने दिमाग का ज्यादा यूज कर देना बंद कर देना, क्योंकि मनोविज्ञान में अगर आपने अपने दिमाग का ज्यादा यूज किया तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। मनोविज्ञान है, समझने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बेटा मनोविज्ञान के जनक अरस्तु ही माने जाएंगे क्योंकि अतीत की बात हो रही है। हाँ, अभी हम इतिहास की बात करेंगे, तब आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो बिल्कुल शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो हम आंसर देंगे रुडोल्फ गोकेल। शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हम आंसर देंगे रुडोल्फ गोकेल ने शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, रुडोल्फ गोकेल ने। 1879 में शुरुआत हुई। राकेश कुमार क्या पढ़ रहे हो और अब कहां जा रहे हो? राकेश कुमार, जो आपने पढ़ा है ना उसको डिलीट कर दो दिमाग से। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, उसको टोटली डिलीट कर दो तो समझ में आएगा। बेटा 1879 पे चले गए आप अभी से। अभी तो आप तो 19वीं शताब्दी में चले गए, जंप मार गए, 19वीं शताब्दी में चले गए। हम तो अभी अतीत की बात कर रहे हैं, फिर हम इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ करेंगे और आप इतना जंप मार रहे हो, आप चले गए कहां, 19वीं शताब्दी में। वेरी गुड। तो राकेश कुमार अपने ज्ञान को विराम दें। एक बात ध्यान रखना बच्चों, 100% ग्रहण करना चाहते हो तो वो विद्यार्थी 100% ग्रहण करता है जो जीरो समझ करके अपने आप को बैठता है। जो ऑलरेडी ज्ञान लेकर बैठेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा। एक बात ध्यान दे लेना, जो अपने आप को शून्य जीरो समझकर बिल्कुल खाली स्लेट, कोरी स्लेट कर दो दिमाग को कि मुझे मनोविज्ञान में कुछ नहीं आता, अब मैं मनोविज्ञान पढ़ूंगा, अब मैं मनोविज्ञान सीखूंगा, तो दावा है मेरा 100% ऐसा का ऐसा ग्रहण कर पाओगे, ऐसा का ऐसा ग्रहण कर पाओगे। लेकिन अगर भर करके बैठोगे तो सुना होगा ना आपने, अधजल गगरी छलकत जाए, और आधा अधूरा ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि वो कुछ भी हमें ग्रहण करने नहीं देता। तो बेटा आधे अधूरे ज्ञान को एक तरफ हटा दो, ठीक है, शून्य हो जाओ, कुछ नहीं जीरो हो जाओ। अगर 100% ग्रहण करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जीरो होना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अतीत की बात हो गई। अतीत प्रारंभ होता है 400 ईसा पूर्व से। मैंने कहा ना, मैं तो जीरो से शुरुआत कर रही हूँ, अतीत से शुरुआत कर रही हूँ। तो 400 ईसा पूर्व में उसी मनोविज्ञान को, किसको, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की क्या माना जाता था, शाखा, जिसका नाम था मनादर्शन। इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था, अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत, डी एनिमा। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। ये बात हुई किसकी, अतीत की। ठीक, अब हम बात करेंगे इतिहास, मनोविज्ञान के इतिहास की। इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कौन सी शताब्दी, 16वीं शताब्दी। इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। तो ध्यान देना, 16वीं शताब्दी यानी 1590,
1590 में रुडोल्फ गॉकेल, ठीक है, 1590 में रुडोल्फ गॉकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, पुस्तक का नाम ध्यान रखना, अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो इतिहास की बात आए तो इतिहास कब से शुरू होता है? 16वीं शताब्दी यानी 1590। 1590 में रुडोल्फ गॉकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत, कौन सी पुस्तक? साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो बच्चों सबसे पहले तो अतीत इतना सा ध्यान रखना है और इतिहास इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अतीत और इतिहास की बात हो गई, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल वापस बात करेंगे वही कि मनोविज्ञान को शाखा किसकी माना जाता था बेटा? दर्शन शास्त्र की। अब मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना था। कौन सा विषय? स्वतंत्र विषय। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना था क्योंकि मनोविज्ञान शाखा था। किसकी शाखा? दर्शन शास्त्र की। तो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि मनोविज्ञान इतना अच्छा विषय है, क्यों ना हम इसे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनाएं, एक स्वतंत्र विषय बनाएं, और इसका प्रयास करना शुरू कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं किसी भी विषय को अगर स्वतंत्र विषय बनाया जाता है तो उसकी अपनी एक परिभाषा होती है। तो मनोविज्ञान को भी परिभाषित करना शुरू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगस, ठीक है। साइको मत करना, साइकी प्लस लोगस, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। कौन सी भाषा के? ग्रीक, जिसे हम यूनानी भी कहते हैं, व लैटिन। यहां सिंपल वे में आप दो भाषा ध्यान रखना। पहले पूछ ली जाए मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? दो लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी, ग्रीक व यूनानी। अब देखिए 2-3 बार प्रश्न उठ चुका है, 2-3 बार प्रश्न आया कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी, ठीक है, कौन सी भाषा से हुई? वहां ये ऑप्शन में ही नहीं था, ग्रीक व यूनानी ऑप्शन में नहीं था। जब ये ऑप्शन में नहीं था तो आंसर आना था क्या? लेटिन। क्या आंसर आना था? लेटिन। लेकिन अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि अगर प्रश्न आ जाए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से, और ऑप्शन में दोनों भाषा हो, पहले ऑप्शन में क्या हो? ग्रीक या यूनानी, दूसरे में क्या हो? लेटिन। तो कि हम किस पर टिक लगाएंगे? तो बेटा जो पहले लिखा है उस पर टिक लगाएंगे, जो स्टार्टिंग में लिखा है उस पर टिक लगाएंगे। और अगर ये है ही नहीं कौन सी भाषा है? लेटिन, तो फिर टिक किस पर लगाएंगे? लेटिन पर लगाएंगे। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक व लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या कह दो विज्ञान। साइकी प्लस लोगस, साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो ध्यान देना बच्चों, इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर साइकी का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का, लोगस का मतलब है अध्ययन करना, विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सबसे पहले परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसके द्वारा कहा गया? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। परिभाषा तो दे दी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन केवल परिभाषा देना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे एक्सप्लेन भी करना होता है, उसकी व्याख्या भी करनी होती है। तो मनोवैज्ञानिक बताने में असमर्थ रहे कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा का रंग रूप कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, ये बात बताने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा क्या हो गई? अमान्य। ठीक है, 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई। 16वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई। तो 17वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। यहां भी मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य। मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा। किसके द्वारा? इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। चूंकि मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके, इसीलिए यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य। फिर 19वीं शताब्दी में, क्योंकि 7वीं 8वीं तक यही चली थी, तो 19वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान किस किसने माना? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव्स
जेम्स सली आदि के द्वारा माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्या माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो बताइए बच्चों, ये परिभाषा मान्य हुई या अमान्य? डेफिनेटली ये परिभाषा भी अमान्य हुई। ये परिभाषा भी अमान्य हुई क्योंकि केवल चेतन अवस्था नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे आप कि केवल चेतन अवस्था नहीं होती है। कितनी अवस्थाएं होती? चेतन, अचेतन व अर्धचेतन। आगे डिटेल में हम इनकी चर्चा करेंगे। केवल चेतन नहीं, 3 अवस्थाएं होती है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। आगे डिटेल में हम इनकी चर्चा करेंगे। और ये अवस्थाएं बताई थी सिगमंड फ्रायड ने। किसने बताई थी? सिगमंड फ्रायड ने। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। चेतन, क्या बता सकते हैं मुझे चेतन अवस्था किसे कहेंगे? चेतन अवस्था किसे कहेंगे? अब आप में से कुछ बैठे बैठे बोलेंगे कि मैडम आंखों से जागे हुए हैं तो चेतन, सो गए तो अचेतन, आधे सोए आधे जागे अर्धचेतन। बिल्कुल गलत बेटा, ऐसा नहीं है। चेतन अवस्था आंखों से जागृत अवस्था नहीं, मस्तिष्क से जागृत अवस्था को चेतन कहते हैं। मस्तिष्क से जागृत अवस्था को चेतन कहते हैं। अभी मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, कहां जा रहा है? यहाँ। ये चेतन अवस्था है। मस्तिष्क से जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? चेतन अवस्था कहते हैं। इस वर्तमान स्थिति को क्या कहते हैं? चेतन अवस्था कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क से जागृत अवस्था चेतन। चेतन भाग कितना होता है? 1/10। ये चेतन छोटा सा, प्यारा सा, नाजुक सा होता है। चेतन भाग छोटा सा, प्यारा सा, नाजुक सा होता है। हम सबको इसका ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बच्चों, ये मनोविज्ञान और मनोविज्ञान को यदि आपने जीवन में अपना लिया तो ये जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा सुखमय हो जाएगा, जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। ये वास्तविकता है, ये किताबी बातें नहीं है। चेतन भाग मात्र हमारा 1/10 होता है और हम सब इस 1/10 भाग को परेशान करने की कोशिश करते हैं। चिड़चिड़ाते रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, झंझलाहट करते रहते हैं। अगर छोटी मोटी बातें होती तो घर करके रखते हैं, उसे भुलाते नहीं हैं। और फिर कहते हैं सिलेक्शन ही नहीं होता। इतनी पढ़ाई करता हूं या इतनी पढ़ाई करती हूं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। कहां से होगा बेटा? क्या आपने चेतन भाग का ध्यान रखा? क्या आपने हमेशा इसे स्वस्थ रखा? क्या आपने छोटी मोटी बातों को अवॉइड किया? नहीं किया ना, क्योंकि आदत है हमारी। तो किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो दिन भर रोना रोते रहते हैं, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, मैं तो भुला ही नहीं पा रहा, मैं दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा, उसने मेरे से ऐसा कहा तो क्यों कहा। अरे जीवन है बेटा, होती रहती है बातें छोटी मोटी। अवॉइड करना सीखो। अवॉइड करना नहीं आएगा तो जीवन है, कुछ भी आप बाहर निकलोगे झड़प हो सकती है, घर में झड़प हो सकती है, कहीं भी कुछ भी। अगर छोटी मोटी बातों को दिमाग में रखोगे जीवन कैसे जी पाओगे? ये कला, ये हुनर जीवन में अपनाना सीखो। छोटी मोटी बातों को जीवन में अवॉइड करना सीखो। अवॉइड करना सीखो, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखना सीखो। फिर देखो जीवन में तरक्की होती है या नहीं, प्रगति होती है या नहीं। इन बातों